अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ चैप्टर का क्या नाम है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि अगर आपके पास कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है या आपको कोई प्रॉब्लम का सामना हो गया तो आपने कौन कौन से स्टेप्स को अडॉप्ट करके उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाना है, ये बेसिकली हम लोग आज की वीडियो में जो वो डिस्कस करेंगे या इस पूरे चैप्टर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जिस डिजीज़ को कवर किया गया, जिसको लेकर के आपको बताया गया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया, वो हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। मगर जब चैप्टर पढ़ने से पहले या डिजीज़ पढ़ने से पहले आपको पहले तो पता होना चाहिए कि हमारे पास वो कौन सा मेथड है जिसको अडॉप्ट करने के बाद आप किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचते हो। तो हमारे पास वो मेथड जिसको अडॉप्ट करने के बाद आप किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचते हो वो है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है जी। तो जो आज की हमारी सबसे पहले हेडिंग है वो है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। पेपर के अंदर 2 मार्क्स की या 3 मार्क्स की जो है वो डेफिनेशन बायोलॉजिकल मेथड की आ जाती है। ये फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन का टॉपिक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन को ही ज़्यादातर फोकस किया जाता है और पेपर में आपके मोस्टली इसकी डेफिनेशन आ भी जाती है। ठीक है जी। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड? बायोलॉजिकल मेथड का बेसिकली मतलब होता है वो मेथड जिसको के जो साइंटिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं अडॉप्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल मेथड। What is biological method? The scientific method which the biologist adopt to solve a biological problem। वो मेथड जिसको के साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करते हैं ताकि कोई भी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल मेथड। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड? वो मेथड जिसको अडॉप्ट करने के बाद कोई भी जो पर्सन है वो एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक चला जाता है, दैट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। और बायोलॉजिकल मेथड जो है हमारे पास इसको ये स्टेप बाय स्टेप होता है, एक दफ़ा में नहीं हो जाता। आपके पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको अडॉप्ट करने के बाद हमारे पास क्या होता है, फाइनली जो होता है वो एक आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच जाते हो। तो इसमें क्या होता है, इट बेसिकली इन्वॉल्व सम स्टेप्स, जो वो स्टेप्स होते हैं जिनको के अडॉप्ट करने के बाद फाइनली जो है आप किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाते हो। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। मगर उससे पहले हमारे पास एक और क्वेश्चन राइज होता है, पेपर में अक्सर ही क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करें दैट मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। ये आप लोगों के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बॉक्स में इंक्लूडेड है, ये मौजूद है और इसको एक छोटी सी क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन ही आ जाता है कि ये प्रूव करें दैट मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। क्या इंसान शुरू से ही जो है वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिस्ट था या उसने अपना अक्ल व शऊर को यूज़ किया है? तो हम इस बात को पढ़ने लगे कि कैसे जो है वो मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। तो हमारे पास याद रखिए आज से हज़ारों साल पहले भी इंसान जब दुनिया में मौजूद थे तो क्योंकि वो जंगलात में रहते थे तो हमारे पास क्या था कि जंगल के अंदर या तो वो एनिमल्स खाते थे या वो प्लांट्स खाते थे। ऐसा ही था ना, पहले वो एनिमल्स का शिकार जहाँ से उसको एनिमल मिला वहाँ से वो उसका शिकार कर लेता था, हंटर था, उसको शिकार करता था। और प्लांट्स जो था वो चाहे उसके पत्ते खाए, चाहे फ्रूट खाए, चाहे रूट्स भी खाते थे तो वो खाते थे। मगर फिर जिस तरह इंसान ने अपने अक्ल व शऊर का इस्तेमाल किया, ऑब्ज़र्व किया चीज़ों को, तो उसने हो रही है अगर वो मिसाल के तौर पे हिरन का शिकार कर रहा है तो इंसान ने ये सोचा या ये ऑब्ज़र्व किया कि जहाँ पे घास ज़्यादा होगी वहीं पर जो है वो हिरन भी आपको मिलेंगे, क्योंकि हिरन जो होते हैं वो ग्रेस करते हैं, क्या करते हैं, घास पे बेसिकली फीड करते हैं। तो उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए या सोच अक्ल और शऊर को यूज़ करके देखा कि ये नहीं कि पूरे जंगल में आप फिरो और आपको जानवर मिले, तो अगर आप लोगों को जहाँ पर घास वाला एरिया, ग्रासी एरिया मिलेगा वहाँ पर आपको हिरन वगैरह या रैबिट वगैरह भी जो होता है वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद इसी तरह होता है बच्चों के जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि कभी कभी जहरीले भी होते हैं। तो फिर जब इंसान ने ज़रा से अपनी ऑब्जर्वेशन यूज़ की, एक दो दफ़ा उसने वो चीज़ खाई होगी और वो बीमार हो गया, तो उसको पता चल गया कि कौन सी चीज़ एडेबल है और कौन सी जो वो नॉन एडेबल है। तो एनिमल्स के हवाले से भी जो हमारे पास जो इंसान है वो हमारे पास शुरू से मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास हंटर भी था, एनिमल्स का शिकार भी करता था और प्लस प्लांट्स को भी खाता था। मगर जो ही उसको एनिमल्स के हंटर, गुड हंटर कब बना? जब उसको एनिमल्स के हैबिटेट के बारे में पता
पता चला। जब उसने ये देख लिया कि एनिमल्स जो हैं, कौन सा एनिमल मुझे कहाँ मिलेगा, तो ईजिली वो वहीं तक जाता था और वहीं से उस एनिमल का हंट कर लेता था। प्लांट्स के बारे में भी जब उसने देखा कि प्लांट्स को ऑब्जर्व किया कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो एडिबल है, एडिबल का मतलब होता है जिसको खाया जा सकता है, और कौन से जो हैं वो नॉन एडिबल हैं जो कि खाने वाले नहीं है या जिनको खा के वो बीमार हो गए हैं। तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनको खा के बंदा जो होता है, जैसे मशरूम देख लो आप, मशरूम जो होता है फंगस की टाइप है। हमारे पास क्या होता है, मशरूम खुम्बियों को कहा जाता है। कुछ ऐसी हैं जो खाने वाली, कुछ बेइंतहा जहरीली भी होती हैं। तो इसी तरह पता चलता है जब आप एक दो चीज़ को खा रहे हो, आप तो खैर हम लोगों को वैसे ही पता है कि कौन सी चीज़ एडेबल है कौन सी नॉन एडेबल है, क्योंकि अवेलेबल है बाज़ार में। तो जब एक इंसान जो था शुरू में बहुत स्टार्ट की बात आई, जब वो जंगलात में रहता था और वो जानवरों का शिकार भी करता था और प्लांट्स का भी जो था वो खाता था, तो जो ही उसने अपनी ऑब्जर्वेशन यूज़ की और उसने देखा कि जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट क्या है, कौन सा जानवर कहाँ पे रह रहा है, तो उसको इजीली वो हंट करने में उसको आसानी हो गई। प्लस जो है वो जो फ्रूट्स खाता था या जो भी वेजिटेबल भी खाता था, तो उसने जब ये अपने ऑब्जर्वेशन यूज़ की तो उसको पता चला कि कौन से एडिबल हैं और कौन से नॉन एडिबल हैं, कौन से खाने वाले और कौन से नहीं खाने वाले। तो इस तरीके से उसकी ज़िंदगी आसान होगी, उसने अपने आप लाइफ को ज़्यादा जो है वो बेहतरीन बनाने की जो है वो कोशिश की है। तो इस तरीके से ये बात प्रूफ हो जाती है दैट मैन हैज़ ऑलवेज़ बीन अ बायोलॉजिस्ट। इंसान शुरू से ही कहीं ना कहीं बायोलॉजिस्ट है, या वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करता है, अपने हिस्सों को यूज़ करता है ताकि वो बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। ठीक है जी, ये तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि ये पेपर में अक्सर 3 मार्क्स की आ जाती है। प्रूफ करने के लिए एक इक्वेशन दी जाती है कि प्रूफ करें दैट मैन हैज़ ऑलवेज़ बीन अ बायोलॉजिस्ट, उसमें आपने इस पूरे टॉपिक को ही कवर करना होता है। ओके, उसके बाद हम लोग क्योंकि बायोलॉजिकल मेथड पढ़े, मैंने आपको बता दी वो मेथड है जिसके ज़रिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हुए किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाते हैं। तो हम लोग अब स्टेप्स के नाम आज पढ़ेंगे, थोड़े बहुत मैं आपको बताऊंगी और थोड़ा बहुत इनका हिस्ट्री बता या इसके बारे में बताती हूँ। फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, हर स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हमारे पास क्या आ जाता है बायोलॉजिकल मेथड में, वो डिफरेंट स्टेप्स जिनको अडॉप्ट करने के बाद आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो। सबसे पहला है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आप लोगों को ये रिकॉग्नाइज़ होता है, रिकॉग्नाइज़ का मतलब होता है पहचानना। पहले तो ये पता चलता है कि ये प्रॉब्लम जो है अब हमारे पास आ गई है। रिकॉग्नाइज़ का मतलब है कि अब हमें पता चल गया है कि ये प्रॉब्लम है, अब हमें इसका सामना है, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहला स्टेप होता है रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे आजकल बिल्कुल लेटेस्ट प्रॉब्लम हमारी कोरोना की चल रही है, तो ये भी ऑब्जर्व भी किया, पता चला है, अब रिकॉग्नाइज़ किया कि ये प्रॉब्लम है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। सेकंड जो स्टेप होता है दैट इज़ नोन एज ऑब्जर्वेशन। इनके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे, आज हम सब स्टेप्स के नाम पढ़ रहे हैं। सेकंड है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना या किसी चीज़ को देखना। अगर देखने वाली चीज़ें तो देखेंगे, अगर कोई सुनने वाली चीज़ें तो वो सुननी भी जा सकती है, ये ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद मैं एग्जाम्पल आप बच्चों को ऐसे देती हूँ कि जैसे आपको क्लासरूम में एक टीचर आई है, वो आपको एक बुक दिखा रही है, कह रही है सारे स्टूडेंट्स को कह रही है कि सारे बच्चे इस बुक को जो है वो ऑब्जर्व करो, ठीक है, मुशाहिदा करो या देखो। तो उन बच्चों ने ऑब्जर्व किया, वो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के बाद जो अगला स्टेप आता है दैट इज़ नोन एज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भी कहते हैं इसको, हाइपोथेसिस भी कहते हैं। हाइपोथेसिस का उर्दू में मतलब होता है किसी की राय लेना, ठीक है जी। और जो ऑब्जर्वेशन है उसका बेसिकली जो मतलब होता है वो क्या होता है हमारे पास, मुशाहिदा करना। जबकि जो हाइपोथेसिस होता है उसका मतलब होता है किसी की राय लेना। अब हमारे पास जब ऑब्जर्वेशन आगे टीचर ने बच्चों को कह दिया कि बेटा ये बुक देखें, इसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद हाइपोथेसिस होती है, टीचर उन सारे बच्चों की राय लेती है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है। उन सब राय में से जो सबसे बेहतरीन राय होती है उसका नतीजा अखज़ कर लेना या उसको पिक कर लेना, दैट इज़ डिडक्शन। तो जो हमारे पास अगला जो इसका स्टेप है दैट इज़ डिडक्शन। डिडक्शन का बेसिकली उर्दू में मतलब होता है नतीजा अखज़ करना। नतीजा अखज़ करने का मतलब होता है कि इतने सारे जो पर्सन्स की राय ली गई है उसमें से एक जो है वो राय जो सबसे अच्छी लगे उसको पिक किया जाए और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट होता है। तो जो अगला स्टेप है दैट इज़ नोन एज एक्सपेरिमेंटेशन, कि आया ये बात सही है कि नहीं। तो बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिकॉग्निशन है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस होती हैं, फिर हाइपोथेसिस होती है, डिफरेंट पर्सन्स की राय ली जाती है, आइडिया ऑफ अ पर्सन। उसके बाद डिडक्शन। डिडक्शन क्या है, उनमें से एक जो सबके आइडियाज़ में से एक आइडिया को पिक कर लिया जाए। डिडक्शन के बाद क्या आ जाते हैं हमारे पास, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है बच्चों कि उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है या तजर्बा किया जाता है। तजर्बे का रिजल्ट या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, और अगर तो वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसका फिर जो रिज़ल्ट आता है
क्योंकि वो बहुत एक ह्यूज फॉर्म में होता है, तो उसको क्या किया जाता है, समराइज़ किया जाता है, छोटा किया जाता है। हर एक्सपेरिमेंट का कोई ना कोई रिजल्ट होता ही है, ठीक है जी। तो दुनिया के सामने पेश करने के लिए उसको छोटा किया जाता है। तो अगला जो स्टेप है, जब डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट हो गया तो एक्सपेरिमेंट का कोई ना कोई रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं, छोटा करते हैं बेसिकली। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट का मतलब होता है कि आपने रिजल्ट को छोटा किया, चाहे आप लोग टेबल बना लो, चाहे चार्ट बना लो, चाहे ग्राफ बना लो, किसी भी सूरत में करते हो। क्यों बेटा जी, देखिए अगर आप पेपर की एग्जांपल ले लें, जब आप लोगों के पेपर्स होते हैं तो आप लोगों के पेरेंट्स को आपके हर क्वेश्चन पेपर नहीं या आंसर शीट नहीं दे दी जाती, बल्कि कंपाइल फॉर्म में रिजल्ट दिया जाता है जी कि ये सब्जेक्ट है, इसके टोटल मार्क्स इतने हैं, इतने आपके बच्चे के आए हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से होता है। तो हमारे पास भी जब बायो में भी जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है उसको समराइज़ किया जाता है। समराइज़ का मतलब होता है उसको कंपाइल किया जाता है, और जब समराइज़ हो जाता है तो फिर ये रिजल्ट रेडी होता है दुनिया के सामने पेश होने के लिए, ताकि तो पूरी दुनिया इस चीज़ को जान सके। तो हमारे पास जो लास्ट इसका जो स्टेप होता है दैट इज़ रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट का मतलब तो दुनिया के सामने उसको पेश किया जाए, रिपोर्टिंग द रिजल्ट। तो ये हमारे पास वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाते हो। मलेरिया के हवाले से भी पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट ने कैसे इन स्टेप्स को फॉलो किया है, मगर हम सारे इन स्टेप्स के बारे में तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि व्हाट इज़ रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसका क्या मतलब है, ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है। तो हमारे पास बेसिकली ये वो स्टेप्स हैं जिनको अडॉप्ट करके एक बायोलॉजिस्ट जो है वो क्या करता है, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाता है। फर्स्ट उसमें रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस से हम लोग डिडक्शन लेते हैं, नतीजा खस करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसको फिर रिजल्ट को समराइज़ किया जाता है, छोटा किया जाता है। उसके बाद वो रिजल्ट रेडी होता है दुनिया के सामने पेश होने के लिए, ताकि लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने किसी बीमारी का इलाज ढूंढा है तो फिर उसको दुनिया के सामने पेश किया जाता है। हम इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे हर स्टेप के बारे में। आई होप कि आप लोगों को आज के टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।